क्विक एसएससी की संविधान की कहानी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम संविधान के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जो सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि हमारे सारे अधिकारों की जान है, कह सकते हैं। सोचिए, संविधान हमें कई मौलिक अधिकार तो देता है, पर अगर कोई उन्हें मानने से इनकार कर दे या मान लीजिए सरकार ही उनका हनन करने लगे, तब कोई कहाँ जाएगा? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। यहीं पर सामने आता है भारतीय संविधान का दिया हुआ एक महाअधिकार, मतलब सीधे न्याय के सर्वोच्च दरवाजे को खटखटाने का अधिकार। बिल्कुल। और ये महाअधिकार है अनुच्छेद 32, यानी आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अच्छा। ये इतना बुनियादी और जरूरी है कि संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर कोई मुझसे पूछे कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है जिसके बिना ये संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसी अनुच्छेद का नाम लूंगी। अरे वाह! हाँ, उन्होंने इसे संविधान का हृदय और आत्मा, मतलब हार्ट एंड सोल कहा। हृदय और आत्मा, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। बिल्कुल। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों ये अनुच्छेद इतना अहम है और कैसे ये हमारे अधिकारों की असली ढाल बनता है। तो फिर ऐसा क्यों? डॉक्टर अंबेडकर ने इसे इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया? क्या सिर्फ इसलिए कि हम कोर्ट जा सकते हैं? देखिए, कोर्ट जाने का अधिकार तो कई कानूनों में होता है ना? हाँ, होता है। लेकिन अनुच्छेद 32 की बात अलग है। सोचिए जरा, आपको शानदार अधिकार मिले, बराबरी का, आजादी का, धर्म का, लेकिन अगर कोई उन्हें छीन ले और आपके पास उन्हें वापस पाने का कोई पक्का सीधा रास्ता ही ना हो, तो वो बेकार हो जाएंगे। हाँ, महज कागजी घोषणाएं बनकर रह जाएंगे। अनुच्छेद 32 इसी गारंटी का नाम है। ये खुद एक मौलिक अधिकार है। खुद एक मौलिक अधिकार? हाँ, यही सबसे खास बात है। ये गारंटी देता है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 क्लॉज 1, 32(1) यही प्रत्याभूत करता है। ये वो मजबूत धागा है जो बाकी सारे मौलिक अधिकारों को एक साथ पिरोकर उन्हें सार्थक बनाता है। बिना इसके अधिकारों का पूरा महल, कह सकते हैं, ढह सकता है। अच्छा। इसीलिए अंबेडकर ने इसे हृदय और आत्मा कहा, क्योंकि यही वो सिस्टम है जो पूरे संवैधानिक अधिकारों के शरीर में जान फूंकता है। समझ गया। तो ये सिर्फ कोर्ट जाने का रास्ता नहीं बल्कि खुद एक गारंटीड अधिकार है, और वो भी सीधे सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ। पर जब कोई नागरिक, मान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है जी, तो कोर्ट करता क्या है? कौन से औजार हैं उसके पास इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए? बहुत सही सवाल है। तो अनुच्छेद 32 का क्लॉज 2, 32(2) सुप्रीम कोर्ट को खास शक्तियां देता है। आप कह सकते हैं औजार देता है। अच्छा। ये कोर्ट को मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए निर्देश, यानी डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या सबसे महत्वपूर्ण रिट्स जारी करने की शक्ति देता है। रिट्स, हाँ, ये शब्द तो बहुत सुना है, कानून की पढ़ाई में, एग्जाम्स में। बिल्कुल। ये रिट्स ही वो कानूनी हथियार हैं जिनका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए करता है। और ये कोई साधारण आदेश नहीं होते, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो ये कौन कौन सी रिट्स हैं जिनका जिक्र है अनुच्छेद 32(2) में, और थोड़ा आम भाषा में समझाएंगी इनका मतलब? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुख्य रूप से 5 तरह की रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकता है, और इन्हें जानना मेरे ख्याल से हर नागरिक के लिए फायदेमंद है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अंग्रेजी में कहते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, ये नाम थोड़ा लैटिन जैसा लगता है। हाँ, ये लैटिन भाषा का ही वाक्यांश है। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर प्रस्तुत करो, टू हैव द बॉडी ऑफ। शरीर प्रस्तुत करो शायद सबसे महत्वपूर्ण रिट मानी जाती है। अच्छा। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे या किसी और व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है, चाहे पुलिस ने या किसी प्राइवेट व्यक्ति ने भी, तो इस रिट के माध्यम से कोर्ट में गुहार लगाई जा सकती है। और तब कोर्ट क्या करता है? तब कोर्ट हिरासत में रखने वाले अधिकारी या व्यक्ति को आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर, मतलब फिजिकली, कोर्ट के सामने पेश किया जाए, और ये भी बताया जाए कि उसे किस आधार पर, किस कानून के तहत हिरासत में रखा गया है।
अगर कोर्ट को लगता है कि हिरासत का कोई कानूनी आधार नहीं है या जो कारण बताया गया वो नाकाफी है, तो कोर्ट तुरंत उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल है। बिल्कुल, ये राज्य की मनमानी हिरासत की शक्तियों पर एक सीधी लगाम है। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि इसकी अपनी सीमाएं हैं, जैसे अगर हिरासत कोर्ट के आदेश पर हुई हो या कानून के अनुसार हो, तब ये रिट जारी नहीं होगी। ठीक है, समझ गया। वाकई पर्सनल लिबर्टी के लिए एक बहुत बड़ा कवच है। अच्छा, अब दूसरी रिट बताइए, परमादेश, मैंडेमस। हाँ, मैंडेमस। इसका भी शाब्दिक अर्थ लैटिन में है हम आदेश देते हैं। वी कमांड। हम आदेश देते हैं जी। ये रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तब जारी करता है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी यानी पब्लिक ऑफिशियल या कोई सार्वजनिक निकाय, निगम, निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपना वो कानूनी कर्तव्य करने से मना कर दे या उसमें आनाकानी करे, जिसे करने के लिए वो लीगली बाउंड है। अच्छा। और जिसके ना करने से किसी व्यक्ति का मौलिक या कानूनी अधिकार प्रभावित हो रहा हो। इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए आपने सारे जरूरी कागजात जमा कर दिए हैं और आप किसी सरकारी योजना के तहत पेंशन पाने के हकदार हैं। ठीक है। ये रिट एक उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को जारी की जाती है। किस लिए? इसका मकसद होता है निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को ऐसी कार्यवाही करने से रोकना जो उसके अधिकार क्षेत्र मतलब जुरिस्डिक्शन से बाहर है, या फिर उस अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने से रोकना जो उसके पास है ही नहीं। तो ये कब इस्तेमाल होती है? क्या फैसला आने के बाद? नहीं, यही इसका मुख्य पॉइंट है। प्रतिषेध रिट कार्यवाही के दौरान ही जारी की जाती है, मतलब फैसला आने से पहले। ओह अच्छा, पहले ही। हाँ, ये एक तरह से निवारक है, प्रिवेंटिव है। ये गलत जुरिस्डिक्शन में कार्यवाही को होने से पहले ही रोक देती है। और एक और बात, ये रिट मुख्य रूप से न्यायिक यानी जुडिशियल या अर्ध न्यायिक यानी क्वाजी जुडिशियल निकायों के खिलाफ ही जारी होती है। मतलब वो संस्थाएं जो कानून के तहत फैसला सुनाने का काम करती हैं। ये प्रशासनिक या विधायी कामों के खिलाफ जारी नहीं होती आमतौर पर। अच्छा, तो ये कार्रवाई को बीच में ही रोक देती है अगर निचली अदालत अपनी हदें पार कर रही हो। लेकिन मान लीजिए फैसला आ ही गया और वो गलत अधिकार क्षेत्र में या कानून की किसी गलती से दिया गया हो, तब क्या? हाँ, ये भी हो सकता है। और यहीं पर अगली रिट काम आती है उत्प्रेषण, सर्श्योरेरी। सर्श्योरेरी। हाँ, ये भी लैटिन शब्द है। इसका अर्थ है प्रमाणित होना, टू बी सर्टिफाइड, या सूचित किया जाना, टू बी इन्फॉर्म्ड। अच्छा। ये रिट भी उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को जारी की जाती है, लेकिन जैसा आपने पूछा, ये कार्रवाई समाप्त होने और फैसला आने के बाद जारी होती है। अच्छा, तो प्रोहिबिशन पहले, सर्श्योरेरी बाद में। बिल्कुल। तो इसका मकसद क्या हुआ फिर? ये फैसले को रोकती तो नहीं होगी? नहीं, ये फैसले को रोकती नहीं, बल्कि गलत फैसले को रद्द करती है, उसे क्वॉश करती है। रद्द करती है। हाँ, अगर निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर या बिना अधिकार क्षेत्र के या फिर कानून की किसी स्पष्ट गलती के आधार पर कोई फैसला सुना दिया है, तो उच्च न्यायालय उत्प्रेषण रिट जारी करके उस फैसले को निरस्त कर सकता है और मामले को अपने पास मंगा सकता है या सही निर्देश दे सकता है। तो संक्षेप में कहे तो प्रतिषेध रोकता है, उत्प्रेषण रद्द करता है। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात और, पहले ये रिट भी ज्यादातर न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकायों तक सीमित थी, पर अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों के बाद ये प्रशासनिक अधिकारियों के उन कार्यों के खिलाफ भी जारी हो सकती हैं जिनसे नागरिकों के अधिकार प्रभावित होते हैं। ये अंतर समझना बहुत जरूरी था। एक कार्रवाई के दौरान, दूसरा फैसले के बाद। एकदम साफ है। अब पांचवी और आखिरी रिट, अधिकार पृच्छा, को वारंटो, ये क्या चीज है? को वारंटो, इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार या वारंट से। बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट? किस अधिकार से। हाँ, इस रिट के द्वारा कोर्ट किसी व्यक्ति के किसी सार्वजनिक पद मतलब पब्लिक ऑफिस पर बने रहने के दावे की वैधता की जांच करता है। कोर्ट पूछता है कि भाई आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी ऐसे सरकारी पद पे नियुक्त हो गया है जिसके लिए जो निर्धारित योग्यता चाहिए वो उसके पास नहीं है, या उसकी नियुक्ति ही गैर कानूनी तरीके से हुई है। ऐसे में कोई भी इच्छुक नागरिक, इसमें जरूरी नहीं कि वो खुद पीड़ित हो,
कोर्ट में जाकर अधिकार पृच्छा रिट की याचिका दायर कर सकता है। कोई भी नागरिक? हाँ, ये इसकी एक खास बात है। अगर कोर्ट जांच में पाता है कि उस व्यक्ति का उस पद पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तो कोर्ट उसे पद से हटाने का आदेश दे सकता है। अच्छा। ये रिट सार्वजनिक पदों पर अवैध कब्जे को रोकने और सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। ठीक है। लेकिन ये रिट सिर्फ स्थायी प्रकृति के सार्वजनिक पदों पर ही लागू होती है, जो कानून या संविधान द्वारा बनाए गए हों, निजी या अस्थायी पदों पर नहीं। समझ गया। तो ये 5 रेट्स बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा वाकई मौलिक अधिकारों को जमीन पर उतारने के लिए बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। बिल्कुल है। लेकिन एक बात और मेरे मन में आ रही है। हमने सुना है कि हाईकोर्ट भी रिट जारी कर सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत शायद। हाँ, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट्स को भी रिट जारी करने की शक्ति देता है। तो फिर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने में और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जाने में क्या फर्क है? क्या दोनों एक जैसे ही हैं? नहीं, एक जैसे नहीं है। ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जिन्हें समझना जरूरी है। मुख्य रूप से 3 बड़े अंतर हैं। अच्छा, क्या है वो? तब स्कोप का, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट सिर्फ मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स के हनन के मामले में ही जारी कर सकता है, ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए। हाँ, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन के साथ साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अन्य उद्देश्य मतलब? अन्य उद्देश्य का मतलब है किसी सामान्य कानूनी अधिकार, ऑर्डिनरी लीगल राइट अच्छा, का हनन। तो इस लिहाज से देखें तो रिट जारी करने की शक्ति का दायरा हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक है। वाइडर जुरिस्डिक्शन इन टर्म्स ऑफ पर्पस। अरे, ये तो मतलब थोड़ी चौंकाने वाली बात है कि हाई कोर्ट का दायरा रिट्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। हाँ, उद्देश्य के मामले में है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या खास महत्व है? दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर है क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का। सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पूरे भारत के किसी भी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। पैन इंडिया जुरिस्डिक्शन है। पूरे देश में। हाँ, जबकि हाई कोर्ट्स सामान्यतः अपने राज्य या क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ ही रिट जारी कर सकता है। हाँ, अगर कार्यवाही का कारण, कॉज ऑफ एक्शन, उसके क्षेत्र में पैदा हुआ है तो वो बाहर के प्राधिकरण के खिलाफ भी रिट जारी कर सकता है, पर फिर भी उसकी सीमाएं सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा सीमित हैं। ठीक है, ये भी समझ आया। और तीसरा अंतर आपने कहा 3 है, जो शायद सबसे अहम हो। बिल्कुल। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण अंतर उपचार की प्रकृति का है, नेचर ऑफ रेमेडी का। देखिए, अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है ना? हमने शुरू में बात की थी। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उपचार देने से इनकार नहीं कर सकता, सिवाय संविधान में दिए गए कुछ आधारों के। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का गारंटीकर्ता और रक्षक है, इसलिए यहाँ उपचार पाना नागरिक का अधिकार है। इट्स अ मैटर ऑफ राइट। अच्छा। वहीं अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करना उसके विवेक पर निर्भर करता है, डिस्क्रिशनरी पावर है। विवेक पर मतलब हाई कोर्ट मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उपचार देने से इनकार भी कर सकता है, वो बाध्य नहीं है। ओहो, ये बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। इसीलिए भले ही हाई कोर्ट का दायरा उद्देश्य के लिहाज से व्यापक हो, अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों का असली संरक्षक माना जाता है, क्योंकि ये खुद एक गारंटीड मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या ये इतना महत्वपूर्ण अधिकार, ये हृदय और आत्मा वाला अनुच्छेद 32 कभी निलंबित भी किया जा सकता है? मतलब सस्पेंड? क्या ऐसी कोई स्थिति आ सकती है जब हम सीधे सुप्रीम कोर्ट ना जा सके?
हाँ, देखिए संविधान में ऐसी असाधारण स्थिति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 359 है, जो राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लागू हो तो वे एक आदेश जारी करके कुछ मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कोर्ट जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि आपातकाल के दौरान नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में भी उन निलंबित अधिकारों के हनन के लिए याचिका दायर नहीं कर सकेंगे। लेकिन क्या सारे अधिकार निलंबित हो जाते हैं, जैसे जीवन का अधिकार भी? नहीं, और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। हाँ, सुना है। उसने ये स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 20 जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है और अनुच्छेद 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बिल्कुल, इन दोनों द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कोर्ट जाने का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। कभी नहीं। कभी नहीं। ये दो अधिकार इतने बुनियादी माने गए हैं कि इन्हें किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता। तो इन दो अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, इमरजेंसी में भी। ये जानना तो बहुत ही राहत की बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरे मन में, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा भी कोई और अदालत है जो ये रिट्स जारी कर सकती हैं? देखिए, संविधान एक संभावना देता है। अनुच्छेद 32 का क्लॉज 32(3) ये कहता है कि संसद मतलब पार्लियामेंट कानून बनाकर किसी अन्य निचली अदालत को, किसी भी निचली अदालत को, हाँ, एनी अदर कोर्ट लिखा है, तो संसद कानून बनाकर किसी अन्य अदालत को भी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर इन सभी या कुछ रिट्स को जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। क्या संसद ने ऐसी शक्ति किसी और अदालत को दी है अभी तक? अभी तक तो नहीं दी है, संसद ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है। तो फिलहाल रिट जारी करने की शक्ति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और सभी हाई कोर्ट्स को अनुच्छेद 226 के तहत ही है। और यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि अन्य अदालत में हाई कोर्ट शामिल नहीं है, क्योंकि उन्हें तो ये शक्ति पहले से ही अनुच्छेद 226 से मिली हुई है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो ये थी अनुच्छेद 32 की पूरी कहानी, हमारे संविधान का वो सजग प्रहरी, वो हृदय और आत्मा जो ये पक्का करता है कि हमारे मौलिक अधिकार सिर्फ किताबों में ना रहें बल्कि हकीकत बने। हमने समझा कि कैसे 5 शक्तिशाली रिट्स, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा एक ढाल बनकर हमारे अधिकारों की रक्षा करती हैं और कैसे हम अन्याय होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिल्कुल, और ये जानना और समझना मुझे लगता है हर भारतीय नागरिक के लिए बेहद जरूरी है कि संविधान ने उन्हें ये कितना शक्तिशाली उपचार दिया है। ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की मजबूती का, नागरिक स्वाधीनता का प्रतीक है। सही बात है। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे कि उन्होंने न सिर्फ अधिकार दिए बल्कि उनके उपचार की गारंटी भी संविधान में ही दे दी। सही कहा। पर यहाँ एक विचार के लिए प्रश्न छोड़ना चाहूंगी मैं। हाँ, जरूर। क्या हमारे देश का आम नागरिक, विशेषकर वो जो दूर दराज के इलाकों में रहता है या जो सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर है, क्या वो इन अधिकारों और खासकर अनुच्छेद 32 के तहत मिलने वाले उपचारों के बारे में पर्याप्त रूप से जानता है? ये एक बड़ा सवाल है। और जानना ही काफी नहीं है, क्या जरूरत पड़ने पर वो आसानी से और प्रभावी ढंग से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक पहुंच पाता है? इन अधिकारों का हृदय और आत्मा होना तभी सार्थक है जब इसकी धड़कन हर नागरिक महसूस कर सके, है ना? बिल्कुल। खैर, आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर आप संविधान या किसी और विषय पर और जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.quick-ssc.com पर जरूर जाएं। आप हमें सोशल मीडिया पर क्विक एसएससी नाम से फॉलो कर सकते हैं और हाँ, स्पॉटिफाई पर हमें फॉलो करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे संविधान की एक और अनसुनी या कम सुनी कहानी के साथ।